अब बुद्ध की बात आ रही है कि बुद्ध क्या देता है, बुद्ध किस तरीके से एफर्ट करता है, या उसके क्या रिजल्ट्स रहते हैं, उसका अप्रोच क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि इसमें दिख रहा है कि बुद्ध, इसको मरकरी भी कहते हैं, ज्योतिष में इसके लिए ज्ञा शब्द भी का इस्तेमाल हुआ है। जैसे ज्ञा से ज्ञान का इस्तेमाल होता है, ज्ञा से ज्ञानी का इस्तेमाल होता है, तो ज्योतिष में बहुत सारी जगहों पर इसके लिए ज्ञा शब्द का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे श्लोकों में कवि रवि कुजे जह अर्घ्य कक्षा, तो ये जो ज्ञा शब्द जो है इसका प्रायः इस्तेमाल होता है। और ज्ञा का मतलब ये है कि जो ज्ञान का आधार बने। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज्ञान का आधार जो है, हमारे पास दो तरीके के माइंड होते हैं, या हमारी जो विचारधारा होती है, या कह सकते हैं जो हमारा एक्शन होता है, ये रिएक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है कि बिल्कुल इमीडिएट एक्शन होता है, और एक होता है कि उसको सोच विचार के हम डिसीजन लेते हैं, तो वो बाद में होता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ये दूरगामी दृष्टिकोण और तुरंत का जो दृष्टिकोण है। किसी में तुरंत डिसीजन लेने की पावर बहुत अच्छी होती है, और किसी में लंबे समय के जो रिजल्ट्स हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकता है। तो जिनका इमीडिएट माइंड एक्टिव होता है, जो तुरंत त्वरित निर्णय ले लेते हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जन्मपत्री में बुद्ध की स्थिति मजबूत होती होगी, तभी वह इस स्थिति को बना पाते हैं, तभी वह इस तरीके के निर्णय को ले पाते हैं। जैसा कि इसमें दिख रहा है कि जब हमने मंगल और चंद्रमा की बात की थी, तो इस सिंबल में तीनों सिंबल मिल गए हैं। एक आपका देखिए ऊपर अर्धचंद्र है, बीच में शूल के रूप में सूर्य है, और नीचे क्रॉस के रूप में मैटर है। ठीक है ना, माइंड, सोल एंड मैटर। जो मैटर है, मैटर के ऊपर सोल और सोल के ऊपर माइंड, मतलब सबसे ऊपर जो है वो क्या है। इसीलिए इंटेलेक्चुअल जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं बुद्ध के कारण से आती हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो मैटरिस्टिक लाइफ, अब बुद्ध में इसीलिए तीनों गुण होते हैं, इसलिए ये तीन ही सिंबल हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, जब हम जन्मपत्री ज्योतिष में पढ़ते हैं, तो ज्योतिष में तीन तरह की जन्मपत्रियां मिलती हैं। एक लग्न, दूसरी जिससे हम शरीर का जो स्थूल शरीर है उसका ज्ञान करते हैं, दूसरा सूक्ष्म शरीर जिससे सूर्य की कुंडली के आधार पर ज्ञान करते हैं, और तीसरा होता है माइंड। जिनमें इन तीनों के निर्णय में जिस माइंड का उपयोग सबसे ज्यादा होता हो, ठीक है ना, जिसमें माइंड को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया हो, लेकिन उसके पीछे का जो आधार है वो हमारा मैटरिस्टिक अप्रोच, और जो हमारा जो स्पिरिचुअल अप्रोच है, स्पिरिट से स्पिरिचुअल बना है, स्पिरिचुअल जो अप्रोच है उसके ऊपर जो है हमारा इंटेलेक्चुअल जो माइंड है, इसीलिए उसको इंटेलेक्ट कहा गया है। ठीक है ना, क्योंकि बुद्धि विवेक से मजबूत हो जाता है। तुरंत निर्णय लेने वाले व्यक्ति क्या, जैसे आप देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में जो काम करते हैं, वो इंटरव्यूज, अगर कोई ऐसा इंटरव्यू ले रहे हैं किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का, तो तुरंत उन्हें सोचना पड़ता है, तुरंत की तुरंत क्वेरीज उनकी आती हैं। ठीक है ना, जैसे लॉ के क्षेत्र में भी कोर्ट में वकील और जज के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, कई बार कन्वर्सेशन पूर्व निर्धारित नहीं होता, नई नई चीजें जो है प्रश्न आ जाते हैं, जो कि उनके द्वारा, जज के द्वारा पूछे जाते हैं, और उसका उत्तर जो है वो वकील देता है अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को। इसीलिए इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कहते हैं, कि आप कितनी तेजी से इस बात को सोच सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया सोल लिफ्टिंग, जो सोल को किधर इंटेलेक्चुअलिज्म की तरफ जो है शिफ्ट करें, तो इसीलिए कहा गया सोल लिफ्टिंग। और दूसरी बात यह है कि जब तीनों गुण होते हैं तो ऐसा व्यक्ति खराब और अच्छे सबके साथ एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि शास्त्रों में जो नारद की स्थिति बताई गई है, ठीक है ना, जो नारद ऋषि के बारे में बताया गया है, उनमें कहीं ना कहीं ऐसा गुण विद्यमान था जो देवताओं के भी प्रिय थे और शत्रुओं के भी प्रिय थे। ठीक है ना, दोनों के प्रिय थे। तो इसलिए जो नारद, जो यहाँ पर बृहस्पति, जो बुद्ध की बात की जाती है, वो कहीं ना कहीं नारद के रूप में उनका, मतलब हम अगर सोचें तो मतलब सबके लिए अच्छा बोलना। और जानते हैं, आप लोग जानते ही हैं कि जो नारद ऋषि का कार्य था, एक तरफ की सूचनाएं, जब फोन नहीं हुआ करते थे, जब व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था,
जब कोई सोशल साइट्स नहीं हुआ करती थी, तो एक सूचना को दूसरी तक सूचना पहुंचाने का काम नारद किया करते थे। कई बार हम लोग मजाक में भी कहा करते थे कि नारद हो क्या, जो इधर से उधर किया करते हो, ठीक ना। तो नारद मुनि का कार्य था कि इधर की सूचना वहां तक पहुंचाने का कार्य जो है। लेकिन उनको महर्षि भी कहा गया, वो ज्ञानवान भी थे, ठीक है ना, शीलवान भी थे, तो सारे गुणों में विद्यमान थे। और सारे गुण विद्यमान होने के कारण से ही बुद्ध का जो पर्याय के रूप में हम लेते हैं वो नारद को लेते हैं। सोल लिफ्टिंग मतलब सोल को दूसरी जगह शिफ्ट कराने वाला जो है वो बुद्ध ही है। स्पिरिट आउट ऑफ मैटर, जो स्पिरिट को मेटलिस्टिक चीजों से बाहर ले जा सके। जैसे आप देखें नारद ऋषि के बारे में देखें तो दूसरों के कार्यों में बहुत आनंद लेते थे, लेकिन फिर भी उनको महर्षि की संज्ञा दी गई, फिर भी वो ज्ञानी थे। और ज्ञान होने के कारण से वो उस लेवल पे कार्य किया करते थे जो एक महर्षि किया करता है, वैसे ही उनके अंतर्गत ज्ञान का अप्रोच था। यह कहा जाए कि आत्मा के स्तर को, जिसको हिंदी में कहेंगे क्या कहेंगे, आत्मा के स्तर को उठाने वाला। चूंकि बुद्ध ही एक ऐसा मतलब तरीका है, जब आप देखते होंगे बहुत सारे जो रिसर्चेस हैं, बहुत सारे शोध होते हैं, या कोई मतलब ऐसा महत्वपूर्ण कोई कार्य कर रहा हो जिसमें निर्णय नियत ना हो, तो वहां पर जो है जैसे शोध करने का जो तरीका है वो तो सबका एक है। सभी प्राइमरी जो क्या नाम है, जो प्राइमरी इनपुट हैं वो लेते हैं, उसके आधार पर सेकेंडरी इनपुट लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद प्रेजेंट कंडीशन लेते हैं। लेकिन इन तीनों के बीच में जो साम्यता बनाता है, जो मतलब कैलकुलेशन करके जो निकालता है, एनालाइज करता है, वो बुद्ध है। तो बुद्ध क्या करता है कि किसी भी रिसर्च के जो फाइंडिंग्स हैं वो बुद्ध ही बता सकता है। जिसका बुद्ध मजबूत होगा वो किसी भी चीज से, किसी भी जो है बहुत डिफिकल्ट अगर कोई सब्जेक्ट है, उसकी भी फाइंडिंग्स वो बता सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पिक्चरों के रिव्यूज लिखते हैं, ठीक है ना, या किसी स्टोरी के रिव्यूज लिखते हैं, या किसी पुस्तक पर रिव्यूज लिखते हैं। तो रिव्यूज किसके अच्छे होंगे? जो बुद्ध वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि उसने मूवी देखी, मूवी देखने के बाद उसको टेक्नोलॉजी से उसके पीछे जो भी पार्ट होते हों, जैसे एक्टिंग किसकी अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी किसकी अच्छी है, मतलब अच्छी है कि नहीं है, या उसमें उनका जो है मेकअप वगैरह अच्छा है कि नहीं है, कहानी कैसी है, तो उन सारे तथ्यों पर को देखने के बाद वो क्या करते हैं, उन दृष्टिकोणों से देखने के बाद उसका एक रिव्यू लिखते हैं और ये आपको बताते हैं कि ये चीज कैसी है, ठीक है ना। तो रिव्यू कई बार देखिए, आप बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, आजकल ये भी ट्रेंड में है, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहां पर आप कोई भी चीज उनकी सर्विसेज लेते हैं और उसके आधार पर जो उसका क्लाइंट होता है वो रिव्यूज देता है, और रिव्यूज बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं अगले व्यक्ति के लिए जो उस साइट पे आके अपनी चीजों को उस चीज को लेना चाहता है। कई बार वह कंपनी बहुत अच्छा दिखा के बेचती है, लेकिन जब रिव्यूज उसके पढ़िए तो पता चलता है बहुत खराब रिव्यूज दिए हुए हैं, लोगों ने उसको खराबी कहा है, जिसके आधार पर रेटिंग की जाती है। तो आज तो जमाना ही इसी का है, तो कहीं ना कहीं आज जो है बुद्ध का ही जमाना है, इसीलिए बुद्ध से व्यापार भी देखा जाता है, ठीक है ना। इसी कारण से बुद्ध से व्यापार भी देखा जाता है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं जब पहले तो इस तरीके का सिस्टम नहीं था। पहले क्या था, पहले मान लीजिए लखनऊ में चाय पीनी है, अब लखनऊ में चाय की दुकानें हजारों दुकानें होंगी, लेकिन जब किसी बाहर वाले कोई व्यक्ति पूछता है कि चाय कहाँ पी जाए, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे शर्मा टी चाय पे चले जाइए, वहां पे पियाइए। क्यों पियाइए वहां पे? क्या और दुकानें नहीं है? लेकिन वो जो बुद्ध है, मरकरी क्या है, कम्युनिकेशन का बेस बन गया है। जैसे जो नॉनवेज खाने वाले हैं, आप देखिए जितने भी फिल्म स्टार लखनऊ आते हैं वो किसी का नाम लेते हैं तो टुंडे कबाबी का नाम लेते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या और चीजें नहीं मिलती? क्या वेजिटेरियन को खाना नहीं मिलता? लेकिन अब एक जो है ना उनके वाणी पे आ गई है वो बात, और माउथ, जिसको माउथ पब्लिसिटी कहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी कार्य हैं जो माउथ पब्लिसिटी के आधार पर चलते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से कहीं ना कहीं बुद्ध का जो कार्य है वो क्या है कि उसके स्तर को उठाने वाला। अगर बुद्ध किसी का मजबूत हो गया है तो इसका मतलब वह, इसी तरीके से अगर हम ह्यूमन उसमें देखें, उसमें ह्यूमन अप्रोच में देखें, तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा के स्तर को उठाने वाला होगा या स्तर को बढ़ाने वाला होगा। भौतिकता से
हमने कहा ना कि जैसे नारद के बारे में कहा जाए कि नारद दूसरों के बीच में बहुत आनंद लेते थे, इधर की बात उधर पहुंचाने में बहुत आनंद लेते थे, लेकिन फिर भी उनको महर्षि कहा गया, फिर भी वो किसी चीज के लिए इंक्लाइन नहीं होते थे, किसी सांसारिक चीजों के प्रति उनका कोई झुकाव नहीं बनता था, ठीक है ना। एक आध बार बना है जिसकी भी कहानियां हैं, लेकिन बाकी अन्यथा कहीं भी उनके जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि भौतिकता से आत्मा को बाहर लाने वाला जो है वह बुद्ध का अप्रोच है। हमारे शास्त्रों में बुद्ध को कैसा बताया गया है, वो कहा गया है वपु श्रेष्ठो श्लिष्ट वाक्य वाक्य हेतिहास्य रुचिर्बुधा पित्तवान कफवान मिश्रः मारुता प्रकृतिस्तथा। जो बुद्ध ग्रह है वो कैसा होता है, वपु श्रेष्ठ, ठीक है ना। वपु का मतलब होता है शरीर, अच्छे शरीर वाला होगा, सौम्य। आप बुद्ध वाले व्यक्ति से आप जब मिलेंगे जिसकी जन्मपत्री में बुद्ध का प्रभाव ज्यादा होगा, वह अपनी उम्र से सदैव कम दिखेगा, ठीक है ना। ये उसका अप्रोच है, चाहे वो किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, ठीक है ना, किसी भी हाइट का क्यों ना हो, लेकिन उसके चेहरे पर जो सौम्यता है वो नजर आती रहेगी, ठीक है ना। वो किसी भी उम्र पर क्यों ना पहुंच गया हो, उस उम्र से, जिस उम्र की दहलीज पर पहुंच जाता है, उस उम्र से उसकी आयु सदैव कम दिखती है। तो इसीलिए कहा गया सुंदर शरीर का मतलब यहाँ सौम्य शरीर से है, ठीक है ना। वपु श्रेष्ठ हो, शरीर अच्छी शरीर वाला। श्लिष्ट वाक्य, जो उसकी वाणी है, वाणी कैसी होगी, गागर में सागर भरने वाली, कम शब्दों में बड़ी बात कहने वाला, ठीक है ना। श्लिष्ट वाक्य, गंभीर वाणी वाला, मतलब जो बात कहने का तरीका है वो ऐसे लगेगा कि बहुत सोच विचार की कोई चीज कही गई है। अति हास्य रुचिर बुधा, अत्यधिक हसमुख होगा, ठीक है ना। और रुचिर बुधा मतलब दूसरों को क्या है, अपनी तरफ आकर्षित करने वाला, दूसरों के मन में प्रसन्नता भरने वाला, ठीक है ना। जैसे उसकी भाषा सुन के, बात सुन के क्या है, दूसरे आकर्षित हो जाएं, इस तरीके का। या दूसरों के बीच में जो बुद्ध से प्रभावित लोग होते हैं, खासकर उसमें मिथुन राशि का जो हम लोग विचार करेंगे, जब आगे विचार करेंगे देखेंगे, तो उसमें ये विशेष रूप से गुण होता है कि अगर वह कहीं भी बैठा हो, भले ही वो ट्रेन में गया हो जहां पर कोई उसका अपना ना हो, या कहीं दूसरी जगह उसका ट्रांसफर होके गया हो जहां कोई उसका अपना ना हो, लेकिन अपने हसमुख स्वभाव के कारण से और अपनी हाजिर जवाबी से वो क्या करेगा, दूसरों को अपने से जोड़ लेगा, ठीक है ना। तो ये रुचिर बुधा इसलिए कहा गया है कि अत्यंत हसमुख और दूसरों के साथ मनोविनोद करने वाला, ठीक है ना, हास्य विनोद करने वाला व्यक्ति होगा, वो बुद्ध से जुड़ा हुआ होगा। पित्तवान कफवान मिश्रः मारुतः प्रकृतिस्तथा। ये जो व्यक्ति होता है, जो बुद्ध से संबंधित होते हैं, इनके अंदर तीनों जो सतरजतम के रूप में पित्त, वात और कफ, ये तीनों प्रकृति होती है, ठीक है ना। मिश्र प्रकृति का होता है, तो कहीं ना कहीं उसके, वैसे तो वह व्यक्ति कम बीमार होता है, जो बुद्ध वाला व्यक्ति होता है, जिसके बुद्ध से संबंधित लग्न अगर हो या राशि हो या कुछ ऐसा हो, तो कहीं ना कहीं उनके रोग की संभावना प्रायः कम होती है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या है, पित्त, वात और कफ, इनके कारण से, खासकर कफ और वायु के कारण से उसके रोग की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए कम रोगी होता है, वैसे सामान्य रूप से कम रोगी होता है, लेकिन अगर ग्रह स्थितियां ऐसी हैं तो कभी कभी रोग की स्थिति बन सकती है। तो ये जो है बुद्ध का शास्त्रीय मत कहा गया है यहाँ पर, जो कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र का है।